guys, welcome back to Be the Topper. So in today's video, we will discuss part 2 of chapter 1, that is markets and financial instruments. So हम इसका पहला पार्ट है वो कर चुके हैं और ये मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ. वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे भी कॉलेज के क्लासेस चल रहे थे तो उसमें लेट हो गया. बट अभी आपको ये पता चलेगा कि हम चैप्टर पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं. तो गाइज ये जो आपका क्लास 11th की जो बुक है ना, ये आपके 10th की बुक से मिलती जुलती है. मतलब कि अगर आपने 10th में एफ में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस आपने वहाँ भी पढ़े थे, तो आपको ज़्यादा से पता होगा. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पर उतना डिटेल्ड एनालिसिस मतलब नहीं करेंगे पूरा तरीके से, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं. तो उसमें कौन कौन से हैं? सेविंग बैंक अकाउंट. और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. चलिए, सेविंग बैंक अकाउंट, मनी मार्केट, लिक्विड फंड पढ़ेंगे और फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स पढ़ेंगे. ये सब हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स. ठीक है, मतलब ऑप्शंस होते हैं, और बॉन्ड नहीं, सॉरी मुंह से निकल गलती से, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. तो सेविंग बैंक अकाउंट पढ़ने वाले हैं, मनी मार्केट और फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स पढ़ने वाले हैं. तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है? ये एक फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट है जो कि यूज़ करते हैं लोग. बहुत ही लो इंटरेस्ट मिलता है इस पर, 4 से 6% पर एनम का, और ये मार्जिनली बेटर होते हैं, मेकिंग दम ओनली मार्जिनली बेटर देन फिक्स डिपॉजिट. इसमें फिक्स डिपॉजिट से मतलब कि थोड़ा सा ही मार्जिन ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ऐसे करके. मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स. मनी मार्केट में क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है म्यूचुअल फंड का. मनी मार्केट या फिर लिक्विड फंड क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर्म है किस चीज़ का? म्यूचुअल फंड का, जिसमें आप क्या करते हो? शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हो जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है. शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ही थोड़े से समय के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो. अनलाइक ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे. बट यहाँ पर आप क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगा रहे हो तो आप ज़्यादा ध्यान देते हो कैपिटल एप्रिसिएशन पे, मतलब कि थोड़े देर में ही थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आ जाए, उसके बाद हम मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते. हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से कमाएंगे, फिर दोबारा लगा देंगे, फिर दोबारा कमाएंगे, इस तरीके से. सो मनी मार्केट फंड यूजुअली यील्ड बेटर रिटर्न्स. मनी मार्केट जो फंड है वो उसमें ज़्यादा रिटर्न आते हैं सेविंग अकाउंट से, बट कम आते हैं फिक्स डिपॉजिट से. मान लो कि जहाँ पे हमें फिक्स डिपॉजिट में 8 मिलता है, सेविंग में 6 मिलता है, तो मनी मार्केट में 7 मिल जाएगा. ठीक है, 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट. तो ये क्या हुआ? सेविंग बैंक से अच्छा और फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा लोअर, इसका ये लिमिट रहती है. ठीक है, अब आ जाते हैं फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स. अब फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है? ये सब आपको पता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करने की ज़रूरत है. इसको आप टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हो. टर्म डिपॉजिट जिसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए डिपॉजिट करते हो अपना पैसा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड होता है एफडी के लिए वो होता है 30 डेज. मतलब कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप 2 दिन के लिए एफडी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, आपको 30 दिनों तक के लिए एफडी करनी ही पड़ेगी. और फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट आर फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि ज़्यादा रिस्क को बेयर नहीं कर सकते, जिनकी लो रिस्क एपेटाइट होती है. मतलब कि वो थोड़ा सा रिस्क तो सह सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं सह पाएंगे. और 6 से 12 मंथ का इन्वेस्टमेंट पीरियड नॉर्मली इंटरेस्ट आपको मतलब कि ठीक रहता है, एज नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लेस देन 6 मंथ बैंक एफडी इज लाइकली टू बी लोअर देन मनी मार्केट. अगर 6 मंथ से भी कम अगर आप एफडी करते हो तो मनी मार्केट फंड से भी लोअर रिटर्न आएंगे. तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या रही यहाँ पर कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो टर्म डिपॉजिट होता है, मिनिमम इसका टाइम पीरियड 30 डेज होता है. लगाना चाहिए बेसिकली पैसा 6 से 12 महीनों के लिए, और अगर 6 महीने से पैसा अगर आप कम लगाते हो तो मनी मार्केट फंड से भी कम रिटर्न आपको मिलेगा. अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस पे. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या है? देखो गाइस, मैं यहाँ पे पहले ही बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप यहाँ पर लेके नहीं चल रही हूँ. और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मतलब आई होप कि यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे क्लास 10th के जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लास 10th के हिसाब से ही वहाँ पर पढ़ाया गया है. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम जो स्कीम है ये एक लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है. मतलब कि
लो रिस्क होता है इसमें, और इस पैसे को सेव करने में भी आपकी हेल्प करता है, जो कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से अवेल कर सकते हो। इसका इंटरेस्ट रेट 8.4% पर एनम के आसपास रहता है मंथली, जो कि मंथली दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर याद रखो कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग है उसमें इंटरेस्ट रेट आपको मंथली मिलता है, और मिनिमम अमाउंट जो रहता है कि आप इतना पैसा पोस्ट ऑफिस में लगा सकते हो वो होता है 1000 और इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाइज ऑफ 1500, और आपको एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको 1500 3000 इस तरीके से पैसा लगाना होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना आप कर सकते हो वहाँ पे जमा, अगर आप सिंगली अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हैंडल कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग सिंगल अकाउंट, तो आप 4,50,000 रुपीज़ आप मैक्सिमम जमा करा सकते हो उसमें। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ जॉइंट अकाउंट तो आप 9 लाख का आप जमा करा सकते हो। उसका मेच्योरिटी पीरियड, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग का मेच्योरिटी पीरियड है, दैट इज 6 ईयर्स। और बोनस, अगर मान लो कि आपने जो मेच्योरिटी के टाइम तक आपने अगर उसको अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग में आप मंथली आप डालते रहे पैसा, आप प्रॉपरली डालते रहे, आपने बैंक पैसा नहीं निकाला, ठीक से उसको चलाया, तो आपको 10% का बोनस भी मिलता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जैसे कि कितनी होती है मेच्योरिटी, जैसे कि 1 साल 2 साल, कितनी भी मेच्योरिटी जितनी भी आपकी है उसके हिसाब से। और अगर आपने प्री मेच्योर विड्रॉल किया है, मतलब कि जैसे कि मान लो कि मेरी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग थी वो मुझे 2 सालों के लिए रखनी थी, पर मैंने उसको 1 साल पर ही निकाल लिया, तो ये प्री मेच्योर विड्रॉल हो गया, मतलब मेच्योरिटी से पहले ही मैंने अपने पैसे को निकाल लिया है। तो क्या होगा, अ डिडक्शन ऑफ 5% इज लेवाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 100 रुपये है, तो उसमें से वो लोग 500 रुपये, 500 बोल दिया, 5 रुपये काट लेंगे, 5 रुपये डिडक्ट कर देंगे, जो 10% का जो बोनस है वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मेच्योरिटी पर ही मिलता है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके मेच्योरिटी 15 ईयर्स होती है। इंटरेस्ट इसका पेएबल होता है 8.7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब मान लो कि आपको पिछले बार 10 रुपये इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपये था, तो अब की बार जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 पे मिलेगा। अब मान लो फिर से इस पर 10 रुपये मिल गया या इस पर 11 रुपये मिल गया, तो आप क्या करोगे, 110 में 11 ऐड करो, 1 ठीक है। अब 121 रुपये पे आपको 12% का मान लो 12 रुपीज़ मिल रहा है। फिर उसके बाद मतलब इस तरीके से होता है कंपाउंडेड। आपको वैसे भी कंपाउंडिंग पता होगा क्या होता है, बट फिर भी जिसे नहीं पता उसे मैंने समझा दिया। तो इसको साफ कर देते हैं और आ जाते हैं अपना, चलो बता दिए, ये पीपीएफ जो अकाउंट होता है आपका, आप उसे किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से खुलवा सकते हो किसी भी टाइम पे, मतलब ईयर का कोई भी टाइम चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई कोई भी टाइम हो, आप वहाँ पर खुलवा सकते हो। टैक्स बेनिफिट, मान लो कि जिन लोगों को अपना टैक्स बचाना है तो वो भी पीपीएफ में अपना पैसा लगा सकते हैं, और इस पर जो इंटरेस्ट अक्यूड होता है, मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम बैंक, वो उस पर जो टैक्स होता है, जो अक्रूड जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, और विड्रॉल आप कब कर सकते हो, अब विड्रॉल इज परमिसेबल एवरी ईयर फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मेच्योरिटी कितनी है, 15 ईयर्स की मेच्योरिटी है, तो 7वें साल से आप अपना पैसा विड्रॉ आप कर सकते हो, उससे पहले यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। कंपनी फिक्स डिपॉजिट। कंपनी फिक्स डिपॉजिट में क्या दे रखा है, ये एक शॉर्ट टर्म 6 मंथ, ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब 6 मंथ टू मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर्स बोरोइंग होती है बाय कंपनीज। किससे कंपनी लेती है पैसा, लोगों से, ठीक है, एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि लोगों से पैसा ले लो और कंपनी लेती है यहाँ पर पैसा। बोरो कौन करता है पैसा, बोरोइंग्स बाय कंपनी, ठीक है, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टर को, जो कि उसको मंथली, क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली और एनुअली दिया जाता है। ठीक है,
They can also be cumulative fixed deposit where the entire principal along with the interest is paid at the end of the loan period. एक cumulative fixed deposit भी हो सकता है जहाँ पे जो principal जो amount होता है उसको आप interest के साथ एक ऐसे टाइम पर दो, मतलब जब आपका एक तरीके से पूरी मेच्योरिटी जब खत्म हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो ऐसा भी हो सकता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स वेरीज फ्रॉम 8 to 12% पर एनम। और इंटरेस्ट जो रिसीव किया जाता है इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पे टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा? आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स क्या है? यहाँ पर आप देखो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है डेट। यहाँ पर आप पहले मोटा मोटा समझ लो, ये डेट है, ठीक है, ये डेट है। एक इसका आ जाता है बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं डिबेंचर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं डिबेंचर। ये दोनों ही डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कि इसमें उधार लेता है। कौन लेता है उधार? अगर बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं तो इसका मतलब कि सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बॉन्ड को इशू कर रही है, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी पैसा ले रही है इन्वेस्टर से और बोलती है कि भाई मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगी, तो इसका मतलब है कि वो डिबेंचर, चीज़ें वही हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएंगे। बट अगर उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है, सो वी विल से दैट कि बॉन्ड इज इशूड, ठीक है। एंड इफ अ प्राइवेट कंपनी इज इशूइंग अ डेट इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टर, तो हम बोलेंगे कि भाई ये डिबेंचर इशू हुए हैं, ठीक है। अब इधर क्या दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर के पीरियड के लिए इशू किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि आप अपने कैपिटल को रेज करना चाहते हो। अगर वही बात हो गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर इशू कर रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड्स है। बॉन्ड होता क्या है? जनरली एक प्रॉमिस है कि हम इन्वेस्टर से एक प्रॉमिस होता है सरकार का, अगर बॉन्ड के केस में बात करें तो, कि आप हमको ये पैसा दे दो, हम आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे ऑन अ स्पेसिफाइड डेट कॉल्ड द मैच्योरिटी डेट। जैसे ही आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी हम आपको प्रिंसिपल भी देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे आपका, और आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे एक मैच्योरिटी डेट पर, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पर ऐसा होगा। तो ये एक प्रॉमिस है। वहीं पर अगर आ जाते हैं, अगर डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको कंपनी इशू करती है। कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड की तरह ही है। दीज कुड बी कन्वर्टेबल, मतलब कि बॉन्ड और डिबेंचर जो है वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं। कन्वर्टेबल मतलब कि अगर आप अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसा भी हो सकता है। नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है कैन बी फुली कन्वर्टेड टू इक्विटी एट द ऑप्शंस ऑफ द डिबेंचर होल्डर ऑन मैच्योरिटी। तो ये सब जो है ये सब आपने इसको पढ़ लेना। और अगर गाइस अगर आप पढ़ते हो और बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसी वीडियो के नीचे या फिर जिस भी चैप्टर की कोई भी आपको क्वेरी अगर आ रही है तो कमेंट में पूछ लिया करो। आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ओके। म्यूचुअल फंड, these are funds operated by an investment company which raises money from the public and invests in a group of asset. As you all know कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर क्या करते हैं, एक बड़ी सी जगह पर लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टर भी ज़्यादा पैसा नहीं है इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पैसा तो सबके पास होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर उसको बड़ा सा अमाउंट कर दिया और एक कंपनी में लगा दिया, ठीक है। एक कंपनी के शेयर में, डिबेंचर में, बॉन्ड में और डेरिवेटिव में और किसी भी मतलब जो भी चीज़ें हैं फॉर द ट्रेडिंग, जिसमें हम मतलब कि ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब में पैसा लगा दिया। तो ये होता है जिससे हमारा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि उन लोगों के लिए होता है जो कि जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो जो वो लोग हैं वो इस म्यूचुअल फंड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नेव का जो कॉन्सेप्ट है, NAV नेव, ठीक है, ये जो है ये बच्चे बहुत पूछते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि देखो गाइस, इसको समझने की ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है इसको समझते रहना बाद में। पहले इतना समझो
नेव का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ शेयर, तो हम कहते हैं कि दिस इज द स्टॉक प्राइस, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड का जो एक यूनिट होता है, म्यूचुअल फंड का एक यूनिट होता है, उसका जो प्राइस होता है वो NAV के बराबर होता है, नेट एसेट वैल्यू के बराबर होता है। जो स्टॉक प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर चेंज होता रहता है, बट अगर हम NAV की बात करें तो वो ऐसे चेंज होता है कि जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको बार बार खरीदते बेचते रहते हैं, तो उसकी वजह से नेट एसेट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको आप पढ़ो और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको बच्चे बहुत बार बार कमेंट करके वही सेम चीज़ पूछते हैं, तो मैंने ठीक से बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको देख लेते हैं एक बार। नेव इज कैलकुलेटेड एज द वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स हेल्ड बाय द फंड। जितनी भी शेयर आ रही, जितनी भी वैल्यू आ रही है, मतलब कि वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, ठीक है। इसमें आप ये लिख दो माइनस एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेंस कर दो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये फॉर्मूला भले अभी भी समझ में ना आ रहा हो, पर जो बात मैंने आपको बताई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, वरना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, अब इसको देख लेते हैं। ये आपने सबने सुना होगा, जैसे कि आप LIC वगैरह या फिर मैक्स इंश्योरेंस और वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रहती हैं, आपको फ़ोन करते रहते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। तो बेसिकली ये कोई बहुत एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एवेन्यू तो नहीं है, बट इसमें एक टाइप ऑफ पॉलिसी होती है जिसमें आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप क्या करते हो, प्रोवाइडिंग फॉर अ पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी टू द पर्सन अश्योर्ड। मतलब कि एक पेमेंट, मतलब कि एक सम ऑफ मनी का पेमेंट करते हो भाई, जिसको, जैसे कि मान लो कि मैं एक LIC एजेंट हूँ, मैं आपके पास आई कि देखो भाई आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप घर से बाहर जाते हो, तो मतलब कि आपके एक लाइफ का भी, आपकी लाइफ का भी इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर आपको चोट लग जाती है या फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपकी फैमिली या फिर आप, अगर आपको बहुत बुरी चोट लगी तो उसका इलाज करवाना जैसा जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस का पैसा काम आ जाता है। अगर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और आपका, मान लो कि मैंने अपना करा रखा है और मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है वो कंपनी हॉस्पिटल में पैसा भर देगी और मेरा इलाज प्रॉपरली हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊँगी, अगर मुझे ठीक होना होगा तो, ठीक है। और फॉलोइंग हिम टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, है ना, बता दिया ना मैंने, कोई भी इवेंट हो रहा है तो ऐसा होगा। It is a good method to protect your family financially in case of death by providing funds for the loss of income। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर रहता है कि ये डेथ के केस में ही आपको वो पैसा मिलता है कि अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। और टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ इंक्लूड टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, एन्यूटीज़, पेंशन पॉलिसीज़, और ये सब पॉलिसीज़ हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इससे मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको और भी ऐसे वीडियोज़ देखने हैं तो। थैंक यू, बाय बाय।